पुंगव और राय पिथौरा कहते हैं, राय पिथौरा। अगली बार सीटी 12th के अंदर पूछ ले, क्या पता। हालांकि मैक्सिमम बच्चों के लिए सामान्य प्रश्न होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो सकता है कि इनकी उपाधि पूछ ले, राय पिथौरा है या दल पुंगव है, इनकी उपाधि है ना दल पुंगव, इन्हीं को ही कहते हैं, है ना। 12 घंटे की क्लास के बाद में अभी भी 12 घंटे यूं जैसे सीटी स्नातक खत्म हुआ और उसके बाद में बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन से ये बॉडी डावाडोल हो रही है, सच बता रहा हूँ, हकीकत है ये, है ना, जो है तुम्हारे साथ साझा करता हूँ मैं। तो तुम लोगों के लिए रिकवर हो रहा हूं, बस जल्दी बड़ी बड़ी क्लास लेने वाला हूं, है ना। अब देखिए यहां पर महोबा के शासक को पृथ्वीराज थर्ड ने हराया था। चंदेल शासक था, राजा कौन था? चंदेल वंशी राजा था। इसको कौन से साल में हराया? देखो यहां पर याद करो कि यह है आपका तराइन का पहला युद्ध होता है। इस समय क्या होता है? तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है, तराइन का पहला युद्ध। याद करो, तराइन का आपका फर्स्ट युद्ध होता है इस समय। ये होता है आपका तराइन का सेकंड युद्ध होता है गौरी के साथ में पृथ्वीराज थर्ड का। ठीक है जी। 1181 ईस्वी में नहीं, 1182 ईस्वी के अंदर। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया? 1182 ईस्वी राइट आंसर हो जाता है। यही से और प्रश्न बनेंगे। मुझे पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम बता सकता है कोई बालक, कोई बालक बालिका? हाँ, प्रियंका, एकता, मनोज, JR गुर्जर, महावीर, बताओ भाई पृथ्वीराज थर्ड के घोड़े का नाम क्या था? बताओ फटाफट। अब देखो 1182 ईस्वी के अंदर हम बात करें तो यहां पर महोबा के चंदेल राजा परमर्दी देव को हराया था। किसको हराया था? परमर्दी देव। ये परमर्दी देव को पृथ्वीराज थर्ड ने हराया था। और परमर्दी देव को हराया था तो परमर्दी देव के 2 सेनापति थे। परमर्दी देव के सेनापति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। 2 सेनापतियों का नाम याद करना बेटा। एक का नाम है आला, अरे आला, और दूसरे का नाम है उदल। आला और उदल की वीरता इतनी प्रसिद्ध है कि लोग मारने को उतारू हो जाता है। इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया गया बाद में कि भाई ऐसे वीरता पूर्वक मेलों का आयोजन वगैरह भी ना किया जाए उस तरह से। तो ये आज भी याद किए जाते हैं, आला उदल। अब महोबा जो है, महोबा के ऊपर अधिकार करने के बाद में यहां पर एक प्रशासक नियुक्त किया गया। और ये अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार प्रश्न पूछा था, अधीनस्थ नोट करना मेरी बात को, कि महोबा के राजा परमर्दी देव को हराने के बाद में वहां पर राजा किसे नियुक्त किया? तो पजवन या पंजुवन राय को, पजवन या पंजुवन राय को, पंजुवन राय, यह प्रश्न भी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ लिया। को प्रशासक नियुक्त किया, को प्रशासक नियुक्त किया कहां पर? महोबा के अंदर। तो यह किसने नियुक्त किया था? पृथ्वीराज थर्ड ने नियुक्त किया था। हाँ, इसके घोड़े का नाम किसने बताया? बताओ बताओ, घोड़े का नाम बताया नहीं अभी तक। कैसे नादान बालक है। पटवारी के कोर्स लिया है, कोर्स में क्लास स्टार्ट हो चुके। नाट्यरंबा, बिल्कुल कार्तिक, नाट्यरंबा, इनके घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंबा है वो आपका घोड़ा हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो जाता है, राय पिथौरा, दल पुंगव, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पटवार बैच को मैं आराम से पढ़ूंगा। पटवारी का एग्जाम होगा जून जुलाई 2000, अभी तो डेट आई नहीं, 2-4 दिन बाद में आ जाएगी। जहां संभावना है जून जुलाई तक पेपर होगा। तुम चाहते हो कि मैं रोज 10-10 घंटे क्लास लगा लूं पटवार बैच में? 10 घंटे रोज? ना गुरुजी ना, आराम से चलो बेटा। रोज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 3 से 4 घंटे रोज ऑन एन एवरेज में लगा रहा हूं अभी क्लासेस। और ये बैच तुम्हारे फरवरी 2025 से पहले खत्म कर दूंगा। फिर रिवीजन कराऊंगा 3 से 4 बार, ठीक है। और रिवीजन, यूट्यूब पे कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, 5000 की पोस्ट में 1 सीट ले पढ़ना बस, ठीक है। तो पढ़ लो मेरे साथ में बढ़िया तरीके से। उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो सहेलियों की बाड़ी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका सहेलियों की बाड़ी जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया। संग्राम सिंह सेकंड का हम टाइम पीरियड बात करें, 18वीं शताब्दी का राजा था, है ना। इसका जो टाइम है 1710 से लेकर के 1734 सांगा सेकंड है। ये कौन है बेटा? ये है सांगा सेकंड। इसके द्वारा सहेलियों की बाड़ी का निर्माण अपनी रानियों और उनकी सहेलियों के लिए करवाया गया था। शंभू सिंह, और शंभू सिंह के बाद में इनका उत्तराधिकारी सज्जन सिंह होता है। महेंद्रराज सभा है, और जो आपकी सर्वोच्च न्याय अदालत हुआ करती थी उसका निर्माण हुआ इन्हीं के टाइम में। महेंद्रराज सभा का प्रश्न आता है ना। और बाद में ये बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो सहेलियों की बाड़ी, एक हम यहां बात कर रहे हैं संग्राम सिंह सेकंड की। किसकी बात करें? संग्राम सिंह सेकंड। एक मेवाड़ चित्र शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है जो एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड पूछता है, वह है कलीला दमना। कौन सा है? कलीला दमना। जो सियार का चित्र है, कि कलीला दमना चित्र है,
इस चित्र का चित्रांकन किसके समय में किया गया था, यह चित्र कब बनाया गया था, यह संग्राम सिंह सेकंड के समय ही बनाया गया था, सांगा सेकंड के समय बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्यनाथ मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति भी इसी के द्वारा बनाई गई थी। वैद्यनाथ मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण मेवाड़ में किसने करवाया था, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर और एक है आपकी वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति। अब समय नहीं है कि आप डीप में जाके बैठ के पढ़ो, इतने समय तक पढ़ लिया था। अब अगर समय है तो यह है कि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के आओ और मैं तुम्हें अभ्यास कराऊंगा, ठीक है। तो ये फोकस रखा करो इन चीजों के ऊपर थोड़ा। अब देखिएगा, और एक जो मैं आगे के लिए चीज बता दूं, बेटा जिंदगी में कभी भी कोई एग्जाम हो ना, उससे कुछ महीने पहले रोज 1-1 घंटा पढ़ने की आदत डालो। अच्छी आदत है ना, ताकि एग्जाम के टाइम में टेंशन नहीं हो। संग्राम सिंह सेकंड, अभी भी 20 दिन खूब है, मैं कह रहा हूं अभी भी 20 दिन खूब है। 20 दिन में 40% नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने विजयपुर और रामपुरा की जागीर दी थी, है ना। विजयपुर एंड रामपुरा, विजयपुर और रामपुरा की जागीर ये किसको दी थी इन्होंने, विजयपुर एवं रामपुरा की जागीर इनके समय में किसको दी गई थी, दुर्गादास राठौड़ को दी गई थी, है ना। याद रखना, दुर्गादास राठौड़ को दी, जो मारवाड़ के थे, दुर्गादास राठौड़ को दी थी। मेवाड़ वालों ने शरण दी थी, वहां गए थे, विजयपुर और रामपुरा की जागीर दी थी। और कलीला दमना चित्र है जो शियार का, ये भी किसके समय में, संग्राम सिंह के समय। और वैद्यनाथ मंदिर और वैद्यनाथ प्रशस्ति, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजवंश से कैसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, ध्यान रखना। और हिस्ट्री कल्चर में अधीनस्थ बोर्ड इस बार 2024 की सीईटी का ट्रेंड क्या है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। सभी दोस्तों में शेयर कर दो भाई, क्या ना। मदन सर मैराथन स्टार्ट कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव के अंदर आपका बहरूपिया कला के अंदर आपका राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। बहरूपिया कला आपके एक ही व्यक्ति है जो बहुत फेमस है, आपके जानकीलाल जी भांड है। जानकीलाल जी भांड की बात करें, यहां पर देखो, जानकीलाल जी भांड को मंकी मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनका उपनाम है एक मंकी मैन भी इनको कहते हैं। 2024 का आपको पद्मश्री मिल चुका है। 2024 का क्या मिल चुका है, 2024 का पद्मश्री। बड़ा अच्छा प्रश्न है। और मैं तो कहता हूं सीईटी 12th को क्वालिफाई करना आसान है। सीईटी स्नातक के अंदर तुम्हारे पेपर कठिन आया था, कठिन नहीं था, लंबे समय से पढ़ना था तुम्हें, है ना। कोई भी चीज हो, चाहे वीडियो कोर्स में पढ़ो या सेल्फ स्टडी करो, व्हाटएवर, जैसे भी पढ़ो, जहां भी पढ़ो, लेकिन लंबा पढ़ना है, तब पढ़ाई हलवा लगेगी। वरना कहेगा गुरुजी अब पेपर कटो आयो, मैंने तो ठाई को नहीं पढ़ियो। अब बेटा लखनऊ लाडो, लखनऊ लाडी, लंबे टाइम तक पढ़ो, जन थान ठा पड़ी। हमेशा शॉर्टकट, मतलब सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जानकीलाल जी भांड नाम याद रखिए। मंकी मैन और भीलवाड़ा से है संबंधित है। कहां से संबंधित है, आपके भीलवाड़ा से संबंधित हो जाते हैं, भीलवाड़ा से संबंधित हो जाते हैं। एक और व्यक्ति है जो आपके जो है इस कला से संबंधित हो जाते हैं। कैसे, बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार एक और है जिनका नाम मैं आपको लिखा देता हूं, वो है परशुराम, जो केलवा राजसमंद के हैं। परशुराम, आपने इनके संबंध में तो सुना होगा, लेकिन परशुराम जो आपके केलवा राजसमंद के हैं, कहां के हैं बेटा, केलवा राजसमंद के हैं। और इनके बारे में याद करना, ये भी कौन है, ये भी आपके बहरूपिया कला से संबंधित है। किस कला से संबंधित है, सॉरी, बहरूपिया कला से संबंधित हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज तो है ना, कलम बहुत तेज गति से चल रही है मेरी। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कलम बहुत तेज गति से भाग रही है भाई आज तो। देखिए, बहरूपिया कला से संबंधित आपके परशुराम जी हो जाते हैं, ठीक है। आजकल क्या एग्जाम का ट्रेंड ये है कि नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नए नए कलाकारों के बारे में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नए नए कलाकारों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर देखो, छतरियों के संबंधित प्रश्न आया। एक सीधा सा प्रश्न है कि आपके स्थापत्य कला का प्रश्न आएगा। किसका प्रश्न आएगा, स्थापत्य कला का प्रश्न आएगा। स्थापत्य कला का प्रश्न आएगा। और स्थापत्य कला के अंदर आपके निश्चित रूप से याद रखिएगा, स्थापत्य कला के अंदर निश्चित रूप से दुर्ग हैं, छतरियां हैं, महल हैं, बावड़ियां हैं, पूछे जाएंगे। एक प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने यहां पर सीईटी स्नातक में पूछ लिया है, और वह यह है कि आपकी छतरी से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित प्रश्न है, छतरी। जैसे सवाई जयसिंह के छतरी है, मूसी महारानी की छतरी। अगर एक भी तुम्हें आता है तो सही कर लोगे। मूसी 80 खंभों की छतरी, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है, अलवर के अंदर है। तो बी के सामने तुम अगर देखते हो कि बी के सामने एक आता है, बी के सामने एक, गुरुजी यहां पर भी है, यहां पर भी है। एक के सामने सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह कहां का राजा था, आपके जयपुर का। तो जयपुर के राजाओं की जितने भी छतरियां हैं वो गैटोर की छतरियां कहलाती है ना। जयपुर के या आमेर के शासकों की हम बात करते हैं
जितने भी जो छतरियां हैं वो आपके वैसे जयपुरी कहेंगे क्योंकि इनके द्वारा जयपुर नगर बसाया गया था, तो जयपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में आपका यानी सी के बी के सामने 3 हो जाता है ना, ए के सामने 3 हो जाता है, ए के सामने 3 यहां पर है, तो ये आंसर सी हो गया। 1 2 भी अगर आपको आता है तो आराम से आप प्रश्न को कर सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओके ओके। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर ऊपर नीचे बेटा आ चीजें तुम व्हाट्सएप में पूछ सके, वीडियो नीचे कमेंट में पूछ सके, लखनऊ और लाडो क्लास में पूछ रही हो। 3 1 4 2 फिर आपका सी के सामने 4 आएगा, और सेठों की छतरी कहाँ है? रामगढ़। रामगढ़ कहाँ है? सीकर के अंदर है ना, ये अगली बार पूछे सकते हैं। जैसे सेठों की छतरी जो सीकर के अंदर स्थित, इसके संबंधित प्रश्न हो जाता है, इसको क्या कहेंगे? सेठों की जो छतरी है शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी है बेटा, सीधा सीधा प्रश्न आता है, शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी वह कौन सी हो जाती है? सीकर की, आपके सेठों की छतरी जो रामगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। ऐसे ऐसे प्रश्न है। एक प्रश्न सीटी 12 में निश्चित रूप से तुम्हारा क्या पूछा जाएगा? 100% आपके स्थापत्य कला का डेफिनेटली एक पारी में पूछा जाएगा। अगली पारी में एक प्रश्न व्यक्तित्व से संबंधित पूछा जाएगा, जैसे वागड़ की मीरा। इस बार जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 35 ही पूछे गए थे। पिछली बार जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपके 60 के लगभग पूछे गए थे, इस बार आधे पूछे। तो सीटी 12 में हो सकता है डबल कर दे, 30 के 60 कर दे, या फिर आधे ही रखे, तो वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यार। वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? देखो, वागड़ की मीरा के नाम से गौरी बाई प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आता है गौरी देवी के बारे में, गौरी देवी का भी कभी कभी प्रश्न आ ही जाता है। गौरी देवी की हम बात करें तो ये है आपकी मांड गायिका। ये कौन है आपके? ये है आपके मांड गायिका है, और अला जिला बाई है। इनका प्रश्न भी इस बार पूछा गया है, और मांड गायिका वाला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है अधीनस्थ बोर्ड का, सीधा सीधा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। तो ये नोट करके रखना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ गौरी बाई हैं तो गौरी बाई के ऊपर ही बात करेंगे, है ना। पन्ना धाई को कौन नहीं जाता? पन्ना धाई मेवाड़ की, है ना, मेवाड़ की उदय सिंह की धाई माँ। गोरा धाई है तो जोधपुर की धाई माँ हो गई। यहां हम गौरी बाई के बारे में बात करेंगे। गौरी बाई के बारे में देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौरी बाई का जन्म डूंगरपुर के अंदर हुआ था। डूंगरपुर के अंदर एक ब्राह्मण परिवार के अंदर आपका जन्म होता है। एक ग्रंथ इनका बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कहते हैं कि कीर्तनमाला ग्रंथ है वो किसका है? बताओ कीर्तनमाला ग्रंथ किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कीर्तनमाला ग्रंथ, कीर्तनमाला ग्रंथ है वो किसका है? तो कीर्तनमाला ग्रंथ है वो गौरी बाई ने लिखा था। कृष्ण भक्त थी ये, सगुण कृष्ण भक्त, वेरी इंपॉर्टेंट, सगुण कृष्ण भक्त। सगुण कृष्ण भक्त मतलब कृष्ण भगवान को मूर्ति के अंदर देखती थी, कहती थी कि मेरे कान्हा आगे। और एक चीज तुम्हें सच में बताऊं, जैसे तुम लोग है ना, मैं एकदम एनर्जेटिक फील करता हूं जब तुम लोगों से मिलने आता हूं। भले ही ऑनलाइन हो, यूट्यूब पे हूं, वीडियो के माध्यम से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लेकिन कसम विद्या माता की, जब तक तुम लोगों को देख नहीं लेता, तुम लोगों से बात नहीं कर लेता, एक शिक्षक उसको चैन नहीं मिलता, उसको ऐसा लगता है पूरा दिन इतना बोरिंग जा रहा है। और जिस दिन तुम लोगों के साथ बात होती है, लाइव आ जाता हूं, तुमसे मिल लेता हूं, कसम से हमारा दिन बन जाता है। मतलब अच्छा लगता है सच में। हमारा जीवन एक मतलब मेरा जो जीवन पर्सनली है ना, वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सच बता रहा हूँ। एक दिन भी अगर क्लास नहीं लूँ ना, उस दिन इतना बोरिंग, भले कितना ही मैं कहीं भी घूमने चले जाऊँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन तुम लोगों से मिलने में जो बात है ना, वो किसी काम में नहीं, किसी भी काम में नहीं। चलो, तो आप सभी लोग बस अपने इस चैनल से जुड़ जाओ, परमानेंट आपको कई सारी और क्लासें मिलने वाली। सगुण कृष्ण भक्ति थी। एक और प्रश्न आता है कि आप, है ना, एक और प्रश्न है कि 1829 में डूंगरपुर के शिव सिंह ने इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था। 1829 ईस्वी के अंदर, 1829 ईस्वी में डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने, यह प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण को। किसके लिए बनाया था? गौरी बाई के लिए। किसने बनाया था? डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने, डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर, सीधा सीधा प्रश्न आता है, बाल मुकुंद मंदिर कहां पर है? बाल मुकुंद मंदिर, बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया। तो किसके लिए करवाया था? ये करवाया था आपके गौरी बाई के लिए। और किसने करवाया था? राजा का नाम याद करो, डूंगरपुर के राजा शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण गौरी बाई के लिए करवाया था 1829 ईस्वी के अंदर। यहां बैठ करके भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। सीधा सीधा प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। चल मेरी डोल की डमाक के ढम, किसका झिंटिया किसका तम। अगला प्रश्न,
एक चीज था लगाने बता दो, एकीकरण आया प्रश्न एक तो आवेला एक को ज्यादा क्वेश्चन आवेला हर पारी में आवेला था लगो में थोड़ो सो सबर है पेशेंस है गुरुजी थे मैंने ना 5 मिनट में एकीकरण सातों ही चरण पढ़ा दो तो मैं थाने तैयार रहो कौन कौन सा चरण था एकदम से मामला क्लियर कर देता हूं। सीधा सीधा एकीकरण का एक प्रश्न डेफिनेटली 100% पूछा जाएगा। अगर 10 प्रश्न एक पारी में आ रहे हैं हिस्ट्री कल्चर के तो 20 नंबर का मैटर है। मैं एक चीज तुम्हें कह रहा हूं मेरे भाई मेरे बहन, 20 में से 20 नंबर तुम हिस्ट्री कल्चर में ला सकते हो। ठीक है, वो 12 घंटे वाली क्लास पीवाईक्यू वाली देख लेना, बाकी तुम अपने नोट्स पढ़ते रहना। राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण, बात हो रही है एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंदर किन 4 रियासतों का बृहत राजस्थान के अंदर विलय किया गया, बृहत राजस्थान बना था, उस समय कौन रियासतों का विलय हुआ था। 4 एकीकरण के चौथे चरण के अंदर, एकीकरण के चौथे चरण के अंदर 4 बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। जज्जो बीजे, जज्जो बीजे, यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, जज्जो बीजे, जज्जो बीजे। अब सीधी सी बात है गुरुजी, बार बार एकीकरण पूछा जाता है, बार बार लफड़ा होता है, तो आप सीधे यहां पर खत्म कर दो ना, शॉर्ट में बता के। जैसे यहां पर क्या नाम दिया गया था उन्हें, जो है एकीकरण के अलग अलग चरण हैं उनको क्या नाम दिया गया था, और इसके साथ देखो यहां पर तो मैं लिख दूंगा जैसे एकीकरण के चरण, और फिर उन्हें नाम क्या दिया गया था, और इसके साथ साथ उसका जो है दिनांक क्या थी, यानी कि डेट क्या थी, और इसके अंदर किन किन का विलय किया गया था वह भी यहां पर आपको लिखवा देता हूं। तो आ जाओ एकदम शॉर्ट में, एकदम मजा आएगा कि सर एकदम 2 मिनट के अंदर किसी ने बता दिया, यूट्यूब पे आना हमारा वर्दी हो गया, एकदम से मजा आ गया। तो एकीकरण का जो पहला चरण है जो है आपका मत्स्य संघ के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से, मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948, ये था आपका मत्स्य संघ। हालांकि डिटेल में तुम लोगों ने सब पढ़ रखा है, लेकिन यहां मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं। मत्स्य संघ है 18/3 थी, डेट क्या थी, 18/3/1948 थी, ये डिटेल में करवाना बहुत जरूरी है। जहां एनीबडी कैन डांस नहीं था, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली, ABCD, यानी कि यहां पर थे आपके अलवर रियासत थी, भरतपुर रियासत थी, और आपके अलवर भरतपुर धौलपुर, और अलवर भरतपुर धौलपुर, और इसके साथ साथ करौली, ये 4 रियासतें थी जो आपके मत्स्य संघ के नाम से विलय किया गया था। सीधी सी बात है। दूसरा चरण याद करना, एकीकरण का दूसरा चरण जिसमें आपके बात करेंगे, एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर आपके 25 मार्च को एकीकरण का दूसरा चरण होता है पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ के नाम से। ये 18 मार्च को होता है, तो अगली जो डेट है वो लिख दीजिएगा 18 के बाद में 7 दिन बाद में कर लो 25 मार्च को। कौन सी मार्च थी, 25 मार्च 1948 को। अब इसके अंदर जो है वो आपके हम बात करेंगे रियासतों की बात, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बेटा, ओके ओके ओके, थैंक यू। यहां देखिएगा 4, ये जो 4 रियासतें थी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन यहां पर जो थी आपके कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, मतलब बड़ी रियासतें थी लगभग। देखिएगा यहां पर बात करें, जैसे आपके कोटा थी, झालावाड़ थी, टोंक थी, कोटा थी, टोंक थी, झालावाड़ थी, झालावाड़ थी, और इसके साथ साथ आपके वागड़ की रियासतें थी, है ना, कोटा, झालावाड़, टोंक, बूंदी थी, बूंदी थी, और बूंदी के साथ साथ हम बात करें देखो वागड़ की, जैसे डूंगरपुर थी, डूंगरपुर थी, बांसवाड़ा थी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और एक प्रतापगढ़। शॉर्ट में समझना, प्रतापगढ़, किशनगढ़, किशनगढ़, एक ध्यान से ध्यान रखिएगा, जैसे किशनगढ़, कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ और शाहपुरा, ये इस चरण के अंदर थे। ठीक है, सीधी सी बात है। अब तीसरा चरण जो आता है एकीकरण का, जो तीसरा चरण होता है, उस एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर नोट करिएगा, और वो था संयुक्त राजस्थान, जिसमें 18 अप्रैल को, है ना, 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान है उसका निर्माण कब होता है, 18 अप्रैल को होता है, 18 अप्रैल। इसके 1 महीने बाद में 18/4/1948 को होता है, जिसमें आपका पूर्व राजस्थान के अंदर उदय, इसमें आपका एकीकरण का जो तीसरा चरण है, हमेशा एग्जाम में आता है उदयपुर का चरण। देखो अगर एकीकरण पूरा याद नहीं है तो जो बार बार पूछा जाता है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, वो फेवरेट क्वेश्चन बता दूं कि उदयपुर का विलय है वो एकीकरण के कौन से चरण के अंदर हुआ था, तो पूर्व राजस्थान के अंदर, यानी इसके अंदर आपका किसका विलय हो गया था, पूर्व राजस्थान के अंदर आपका उदयपुर का विलय हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उदयपुर का जो विलय है या मेवाड़ का जो विलय है वो एकीकरण के कौन से चरण के अंदर होता है, ये नोट कर लेना। अधीनस्थ बोर्ड सीधा सीधा प्रश्न यहां पर पूछा जाता है।
ये सीधा सीधा प्रश्न आता है। 3 हो गए एकीकरण के, 3 चरण हो गए। चौथे चरण की हम बात करें तो एकीकरण का जो चौथा चरण है संयुक्त राजस्थान के बाद में, जो एकीकरण का जो चौथा चरण है वो आपका कौन सा है, वृहद राजस्थान, यानी 30 मार्च 1949। एकीकरण का चौथा चरण है वो आपका वृहद राजस्थान है, वृहद राजस्थान है। और ये कब का है, 30 मार्च 1900, आपके जो ये डेट कौन सी थी, ये थी 18 अप्रैल थी। तो 18 अप्रैल के बाद में अगली जो डेट है 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 और 30 मार्च 1949 को आपके वृहद, जो ये आपका संयुक्त राजस्थान प्लस 4 बड़ी रियासतें, संयुक्त राजस्थान जो पीछे था उसके अंदर 4 बड़ी रियासतें। और ये प्रश्न ही एग्जाम में पूछा गया, क्यों अधीन ये सीईटी वाले बच्चे टेंशन लेते हैं। 4 बड़ी रियासतें में जज्जो जेबी थे, कौन थे, ज जो जे बी। एक ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ज्यादा पूछता है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं तुम ये प्रश्न पढ़ के चले जाओ, 10 में से 8 सही करके आओगे। तो ये जज्जो जेबी कौन थी, एक तो आपका जयपुर थी, जयपुर थी, एक आपकी जोधपुर थी, एक आपकी जैसलमेर थी और एक आपकी 4 बड़ी रियासतों में बीकानेर थी। उदयपुर का विलय यानी कि मेवाड़ रियासत है वो तीसरे चरण के अंदर मिल गई थी। ये एकीकरण का कौन सा चरण था, चौथा है। चौथे को क्या कहते हैं, वृहद राजस्थान। 5वां 15 मई 1949 को संयुक्त वृहद राजस्थान था। 5वां चरण की बात करें तो ये लास्ट बता रहा हूं एकीकरण का है ना, फिर नहीं बताऊंगा, इसलिए अच्छे से देख लो, हमेशा काम आएगा, हमेशा तुम्हारे काम आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त वृहद राजस्थान। अगला जो चरण है वह है संयुक्त राजस्थान को भी मिला लो, यानी कि ये संयुक्त राजस्थान हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, वृहद राजस्थान हो गया। तो अगला राजस्थान कौन सा हो गया, एकीकरण का कौन सा चरण हो गया, संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान हो गया। और संयुक्त वृहद राजस्थान यानी एकीकरण का 5वां चरण होता है 15 मई 1949, 15 मई 1949, 15 मई 1949। और एक चीज तुम्हें बताऊं, अधीनस्थ बोर्ड एक और प्रश्न पूछता है कि वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ का विलय कब हुआ, वृहद राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। भले ही तुम्हें कुछ याद हो ना हो, सबसे पहला जो प्रश्न आता है अंदर के प्रधानमंत्री कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, उपराज प्रमुख कौन थे, नहीं पूछेंगे और पूछ भी ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीधा सीधा प्रश्न जो पूछने के चांस है वो ये है कि एकीकरण के अंदर मत्स्य संघ का विलय कौन से चरण के हुआ, मत्स्य संघ 5वें चरण के अंदर। मत्स्य मतलब फिश, मत्स्य मतलब मछली, फिश फॉर 5 मतलब 5वें चरण के अंदर। एक ये पूछे 4 बड़ी रियासतों का विलय किस चरण के अंदर हुआ था, एक ये प्रश्न पूछते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, ये भी तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। और एक पूछते हैं मेवाड़ का विलय या उदयपुर का विलय है वो आपके कौन से चरण में हुआ, ये तीसरे चरण में। तो हमेशा याद रखिए ये क्वेश्चन वापस रिपीट होता है। छठा जो चरण है वो आपका जो है राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ, जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय होता है। एकीकरण का छठा चरण है वो आपका कौन सा होता है, संयुक्त वृहद राजस्थान के बाद में राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी को राजस्थान संघ। बेटा बहुत आसान है, नए बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको याद नहीं होता है। राजस्थान संघ ये आपके 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर याद रखिए। और इसके अंदर क्या हुआ था कि पहले जो आपका संयुक्त वृहद राजस्थान था उसके अंदर सिरोही का विलय होता है, संयुक्त वृहद के अंदर सिरोही का विलय, संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर सिरोही का विलय होता है। बस कुछ भी नहीं करना है, चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है, बस समझने वाला चाहिए। बालक क्या हो, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं बच्चे, क्या होता है हिम्मत जवाब दे जाती है, धैर्य जवाब दे जाता है, और धैर्य जब जवाब दे देता है तो जिंदगी में सारी चीजें मतलब कठिन होती जाती है। यार तुमसे बड़ा तो ताकतवर कोई है ही नहीं, तुम यूं चुटकियों में फोड़ दोगे एग्जाम को। ये बाधाएं कितनी हैं, चुटकी मसले इतनी हैं, इन बाधाओं में कितना दम, कस ले मुट्ठी बड़ा कदम। और एकीकरण का जो 7वां चरण है लास्ट जो पूछा जाता है, और वो कौन सा होता है, वो आपका वर्तमान राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956, वर्तमान राजस्थान, और वो है आपका 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जो आपका वर्तमान स्वरूप है, जहां पर कई सारे विलय होते हैं, है ना, कई सारी चीजें हैं, वो सब बातें हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछता है, 4 चीजें नोट कर लेना। सीटी 12th की 6 पारियों के अंदर 6 बार ये प्रश्न आएगा। कौन सा प्रश्न आएगा, पहला तो पूछा जाएगा मत्स्य संघ, पहला पूछा जाएगा मत्स्य संघ का निर्माण कब, 18 मार्च को, ABCD रियासतें।
फिर पूछा जाएगा आपका जो आपके दूसरे चरण के अंदर जो आपके कोटा, टोंक, झालावाड़ वगैरह ये रियासत होगी। फिर पूछा जाएगा आपका कि उदयपुर का विलय कब होता है, तीसरे चरण के अंदर। चौथे चरण के अंदर 6 से 4 रियासत है, चौथा चरण जो जेबी मिलेगी। फिर पांचवा चरण जो आता है उसमें आपका मत्स्य संघ, फिश से 5 मतलब पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय। छठे चरण के अंदर सिरोही का विलय होता है। तो ये याद कर लोगे तो कभी काम, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, बार बार आता है, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। अगला देखो, शेयर कर दो रे यार सभी बच्चे। राणे जगपत्रा मर्सिया, देखो साहित्य के अंदर क्या है, मर्सिया एक वो चीज होती है जो, मर्सिया का मतलब क्या होता है, नाम से वैसे पता चल रहा है, कॉमन सेंस की बात है, अगर नहीं आए ना हाथ पांव फूलने नहीं चाहिए। हमेशा ये समझो कि तुम ही सिकंदर हो, तुम ही सबसे ताकतवर हो, तुमसे बड़ा होशियार कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मर्सिया का मतलब क्या होता है, जो मृत्यु गीत होते हैं ना, शोक गीत होते हैं, मृत्यु या शोक से संबंधित गीत, मृत्यु या शोक गीत। गुरुजी शौक मतलब घनी गीत आवे मन थे कहो तो मैं गीत सुना दूं थाने व्हाट्सएप में है ना, यूं गीत वह गीत को नहीं बेटा है, मृत्यु गीत मतलब शोक गीत है। जैसे एक प्रश्न पिछली बार रीट में पूछा गया था, जैसे छेड़ा क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दो। तो यहाँ पर जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह थे, उनके संबंधित हो जाता है, वैसे महाराणा होना चाहिए, उनका है ये राणे जगपत मर्सिया, नाम से पता चल रहा है, जगपत मतलब जगत सिंह, इनके तो जगत सिंह के मर्सिया मतलब इतने लोग, मतलब पशु पक्षी इनके लिए विलाप के लिए आए थे, मतलब कितना इनका क्रेज था उस समय, हर एक व्यक्ति इनके लिए क्या था, इनके जगत सिंह फर्स्ट, हाँ मेवाड़ के चित्रकला का स्वर्णकाल, इनके लिए मतलब बहुत प्रेम था जनता में। छेड़ा की हम बात कर रहे हैं, छेड़ा मतलब होता है शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। ये रीट के अंदर पूछा गया था, शिशु की मृत्यु, कोई नन्नु के बालक बालिका डेथ हो जाए ना, शिशु की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है, छेड़ा कहलाता है। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में। अब अधीनस्थ बोर्ड क्या है, ट्रेंड चेंज कर रहा है। अधीनस्थ बोर्ड क्या कर रहा है, चीजें वही हैं लेकिन वो उन्हें क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पूछने का तरीका बदल रहा है। वो ये कह रहा है कि कथन दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। कुचामणी ख्याल, एक प्रश्न आपका लोक नाट्य से जरूर दिया जाएगा, लोक नाट्य है कि लोक नृत्य है, तो उनमें से एक डेफिनेटली प्रश्न आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, अगले 20 दिन में थोड़ा रिवीजन अच्छे से करना। कुचामणी ख्याल, और थोड़ा डीप में पढ़ना है ना नोट्स को, मैं तरीका बता देता हूं क्योंकि गुरुजी तरीका बता सकते हैं, पढ़ना तुम्हें खुद है, ठीक है। एक प्रश्न ये है कि कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऐसे कई बच्चे जो सही नहीं है, सही है उसको देखकर भूल जाते हैं। सीधा सा ऑप्शन है ना, कौन सा सही है कुचामणी ख्याल के बारे में, कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोग, और इतना कथन देखकर गुरुजी डर जाओ। सबसे पहले तुम्हें डरना नहीं है, तुम हमेशा ताकतवर हो, ताकतवर रहोगे, मजाल क्या कोई तुम्हारा बाल भी बांका कर देवे, तुम सबसे ताकतवर हो। तो ये प्रश्न बहुत आसान है। कुचामणी ख्याल प्रसिद्ध लोक नाट्यकार जो है लच्छी राम जी द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल लच्छी राम जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, लच्छी राम जी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और चांद नीलगिरी, कभी कभी अलग से प्रश्न दे दिया जाता है कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, ये रिडमल नहीं रिडमल, मीरा मंगल, ये लच्छी राम जी द्वारा रचित प्रमुख ख्याल हैं। तो इस ख्याल का संबंध किससे है कि कुचामणी ख्याल से। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड कई बार इसी में से उठा के दे देता है। तो एक प्रश्न के साथ तुम्हारा भाई तुम्हें अलग अलग ऑप्शन भी क्लियर करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है भाई। हाँ, कुचामणी ख्याल एक मुक्त नाट्यशाला है, मुक्त नाट्य फ्री थिएटर में संपादित नहीं किया जाता। अरे फ्री थिएटर में इसे संपादित किया जाता है तो ये गलत हो जाता है। और इस ख्याल के अंदर ढोल है, सारंगी है, शहनाई है, ढोलक है, कई सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। बिल्कुल सी को छोड़ दो सारे ऑप्शन सही है, सी को छोड़ दो सारे ऑप्शन सही है, सी डाकी को खा जाओ और सारे ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है सर, राइट है। एक चीज है, एक उल्टी बात कर रहा है, 3 काड़ा एक धोड़ियो है, तो ऑप्शन सही है। एक प्रश्न आता है आपका, उगम राज इसके प्रमुख खिलाड़ी है ना, एक बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि उगम राज का संबंध किससे है। उगम राज भी आपके कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। राव रिडमल, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल। सीटी 12th में अगर सीधा सीधा यहां से प्रश्न आ गया ना, फिर मुझे मत कहना गुरुजी थे कहो तो कि सीधो सीधो प्रश्न आ गयो, तो मतलब सीटी स्नातक वाले पेपर में से प्रश्न बन सकता है। पटवार वाले पेपर में सीटी स्नातक वाले प्रश्न बने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से उठा के कई सारे प्रश्न बने। तुम 3-4 साल के प्रश्न तो पढ़ो अच्छे से, है ना। ये राजस्थान रामबाण हर एक बच्चे के पास में होनी चाहिए। राजस्थान रामबाण अपनी जो किताब है इसमें PYQ बहुत ज्यादा है, ठीक है। मदन सर की राजस्थान रामबाण किताब जाके लेके आ जाना। प्रवर्तक तो आपके कौन है, लच्छी राम जी। प्रमुख कलाकार कौन है आपके, उगम राज जी।
सामाजिक, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इसके अंदर सामाजिक व्यंग्य होता है। देखो तुम्हें विशेषताएं बता देता हूं, अगर वापस पूछ लिया जाए सीईटी स्नातक के अंदर, सीईटी 12th के अंदर, तो सामाजिक व्यंग्य होता है, यानी कि कटाक्ष होता है किसी चीज के ऊपर, क्या होता है, कटाक्ष होता है। दूसरा इसके अंदर यह होता है कि इसकी भाषा सरल होती है और इसका जो स्वरूप है ओपेरा जैसा होता है, भाषा सरल होती है, यूं नहीं कि कलाकार कोई डायलॉग बोल रहे हो समझ में को नहीं आवे, और स्वरूप इसका ओपेरा जैसा है। तो स्वरूप कैसा होता है, वो थिएटर होता है ना वैसा, ओपेरा जैसा, क्योंकि ये कह रहा है थिएटर में नहीं होता है, वो होता है। तुम्हें 2-4 बातें उसके बारे में पता होनी चाहिए। स्वरूप थिएटर जैसा होता है। तो राव रेडमल, चांदगिरी वगैरह ये सब याद रखना। जैसे अली बख्शी ख्याल का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है ना, अली बख्शी ख्याल कहाँ की, अलवर की, मेवात क्षेत्र की, मुंडावर की। अली बख्शी ख्याल का कई बार प्रश्न आ जाता है, अली बख्शी ख्याल का कहाँ की है, तो अली बख्शी अ से अलवर, अ से मेवात क्षेत्र के बारे में करना, मुंडावर मेवात, मेवात की है और मुंडावर की है, याद करना। एक आपका यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे आपकी हिला ख्याल के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाए, लाल सोट दोसा की है, हिला ख्याल है वो, लाल सोट दोसा और सवाई माधोपुर की हो जाती है ना, थोड़ा ये पूछे जाते हैं, लाल सोट डोसा, लाल सोट डोसा, और इसके साथ हम बात करें सवाई माधोपुर की, सवाई को हिला देती है उसकी मम्मी, आ जा रे बेटा केसर वाला दूध पी ले, ठीक है, लेकिन सवाई को हिला कितने दो बुलाता है मगर जाने का नहीं, ऐसा उसने सुन रखा है, ठीक है। अगला देखो, ऐसे कहीं पूछे जाते, हिला ख्याल हो गई, अली बख्शी हो गई, ढप्पाली ख्याल हो गई, वो भी मेवात की है, जैसे ढप्पाली ख्याल है, और भी बहुत सारी ख्याल है, जयपुर की ख्याल है ना, ये भी मेवात की है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा, चंद्रमीणा पर विजय के बाद में उत्सव मनाने के लिए कछवाओं ने, यानी कि जयपुर के राजाओं ने कौन सा मेला शुरू किया। चंद्रमीणा, मीणा हुआ करते थे जयपुर के अंदर, और मीणाओं को हराकर कछवाओं ने राज स्टार्ट किया था। वैसे के वैसे हम बात करें, मीणाओं का राज तिलक कौन करते, सॉरी कछवाओं का राज तिलक मीणा करते हैं। मेवाड़ के अंदर भी लोग हैं वो आपके मेवाड़ के महाराणाओं का राज तिलक करते हैं, और इधर बीकानेर के अंदर है वो आपके गोदारा लोग हैं वो राज तिलक करते हैं। ऐसे कई सारे हैं जो राज संबंधित है, राजवंशों से संबंधित है, तो कई सारी जातियां वगैरह, तो यहाँ जनजाति है। तो एक खलकाणी डंकी, देखो पूछने का तरीका देखो, अब ये अधीनस्थ बोर्ड है, खलकाणी माता डंकी मेला, सर हिंदी के अंदर इंग्लिश घुसा रहा है, हिंग्लिश कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, हिंग्लिश, हिंग्लिश। सर ये हिंग्लिश क्या होती है, जिसमें हिंदी भी हो जिसमें इंग्लिश भी हो। खलकाणी माता डंकी मेला को या लुणियावास गर्दभ मेला को एक ही बात है, तो ये यहाँ पर बात इसकी कर रहा है। लुणियावास गर्दभ मेला या गधों का मेला जो है आपका बहुत बड़ा है, गर्दभ मेला। वैसे जयपुर ग्रामीण में लगता है, न तुम्हें जयपुर ही पूछा जाएगा, ओल्ड जीके ही पूछा जाएगा, और ये राजस्थान रामबाण किताब के अंदर है ना, ओल्ड और न्यू दोनों है, तो टेंशन नहीं लेने की। तो खलकाणी माता डंकी मेला है, माघ के महीने में इसका आयोजन किया जाता है, कि माघ शुक्ल सप्तमी को इसका आयोजन किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की 7वीं को इसका आयोजन किया जाता है। वैसे राजस्थान में 2 जगह ऐसी है जहां पर आपके इस प्रकार से गधों का मेला आयोजित होता है, एक तो शोरसेन बारा में भी होता है, एक खलकाणी माता में होता है। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा है आपके शोरसेन के अंदर, शोरसेन में आपके शोरसेन बारा के अंदर जो आपको पता है तो ब्राह्मणी माता है। कौन सी माता बेटा, यहाँ पर जो ब्राह्मणी माता है ना, वहां पर आपके गधों का मेला भी आयोजित होता है। राजस्थान के अंदर ये 2 स्थान हो जाते हैं जहां पर गधों के मेले आयोजित होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो खलकाणी माता डंकी मेला हिंदी में पूछ लिया, कोई बात नहीं, इंग्लिश में पूछ लिया, साथ में क्या पूछ लिया, इंग्लिश में। मतलब पूछने का तरीका देखो, थोड़ा सा स्टाइल है, थोड़ा इनका पूछने का क्या है, स्टाइल है। अच्छा, हिंदी माइन इंग्लिश 6 प्लीज, सर ठीक है, सीधी सी बात है। एक चीज हमेशा कहता हूं तुम्हें, एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। अच्छे से अच्छे की जिंदगी में आशा करनी है और बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहना है। ये अधीनस्थ बोर्ड है, प्रधान कुछ भी कर सकता है, लेकिन टेंशन क्यों लेनी है, अपने को पढ़ा हुआ है सब कुछ। ये ट्रेंड है, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। एक 600 प्रश्नों की और क्लास लगाऊंगा, 12 घंटे के अंदर 600-700 प्रश्न करवाएगा तुम्हारा भाई। एक बार फिर से 12 घंटे पैरों पे खड़ा रहेगा, है ना। हाल तो खराब हुई है ना, शरीर तो क्या मत ले मारा जाएगा, लेकिन हौसला कहता है कि बच्चों के लिए ले ले एक क्लास। 12th वाले भाई बहन नाराज नहीं हो। बिजोलिया किसानों की समस्या, अब देखो बिजोलिया किसानों से संबंधित 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन रट लो रे, रट लो, फिर से कह रहा हूं, बिजोलिया किसान आंदोलन रट लो। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्याओं के समाधान के लिए उदयपुर की राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 के अंदर एक आयोग का गठन किया था, और मांडलगढ़ हाकिम जो बिंदुलाल जो भट्टाचार्य की अध्यक्षता के अंदर इसका गठन किया गया। इसी को 1919 के अंदर जो
आयोग गठित किया गया था बिजोलिया किसानों की समस्या के लिए, उसे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कहा गया। बिल्कुल सही है हाकिम, बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो आयोग ने किसानों के हित के लिए अनेक अनुशंसाएं की थी। बात सही है, पूछने का तरीका आजकल बदल रहा है, कथन के रूप में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा कथन ये जो पूछ रहा है कि भारतीय सरकार के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का मानना, किसका मानना है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का ऐसा कोई भी मानना नहीं था। तो ये कथन फालतू में दिया हुआ है, केवल और केवल कथन है वो एक ही सही है, कथन केवल और केवल एक सही है। दिमाग का इस्तेमाल करना, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। मैंने हालांकि कहा है तुमको कि कथन दो सही होता है, ऐसे प्रश्न के अंदर कथन एक भी सही होता है और दो भी सही होता है, लेकिन भारत सरकार का यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं था कि बिजोलिया किसान पंचायत के गठबंधन की तुरंत स्थापना की जाए, अन्यथा राजपुताना में किसान विद्रोह हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी अनुशंसा उस समय नहीं की गई थी। ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तो याद करिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है वो अमर सिंह है, अफजल अली इसके अंदर थे। तो इसके सदस्यों के अंदर नाम लिखो, अमर सिंह, अफजल अली। तो क्या पता इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग चर्चा में रहा है, आपकी सीटी स्नातक में अगली बार पूछ ले। वैसे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 चला है। अभी तो इसकी दूसरी तीसरी पारी आएगी तब, अभी तो पहली पारी के 10-11 प्रश्न थे, ये दूसरी पारी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि यहां पर एक बार फिर से बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रश्न पूछे गए हैं। विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया था 1897 से 1941, सामान्य बातें तुम्हें याद है। और भी नए नए प्रश्न हैं, जैसे हम उपरमाल पंच बोर्ड 1917 में बनी थी, है ना। ओके, तो राजस्थान के अंदर ये देखो, ये सेकंड पारी स्टार्ट होती है, यहां से सीटी स्नातक की सेकंड पारी स्टार्ट होती है। 11 में से 11 नंबर मेरा लाला लाली ला सकते हैं। मैं सीधी सी बात कहूंगा, तुम लोग है ना 11 में से 11 क्वेश्चन सही करके 22 नंबर एकदम साइड में रखो। अगर सीटी 12th में ऐसे 22-11 प्रश्न पूछे जाए, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं बेटा, नंबर छोड़ने नहीं है। बाकी तुक्के लगाओ वो अलग बात है, लेकिन ये नंबर छोड़ने नहीं है, कहीं के नहीं रहने चाहिए ना, सिद्ध तुम्हारे खाते में आने चाहिए। बाकी कृष्ण सिंह है, पृथ्वी सिंह है, कई सारे कारण है। आप वो 12 घंटे वाली क्लास देख लेना, उसमें सब चीजें बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके, आगे इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, 1917 में मन्ना पटेल की अध्यक्षता में, बहुत बढ़िया। राजस्थान के अंदर, आपके राजस्थान में दांतों के बीच में जो सोने की जो कील होती है ना, उसको लगाने की कला को क्या कहते हैं? दांतों के बीच में सोने की कला होती है, उससे चूप कहते हैं। क्या कहते हैं? चूप है, रखन है, मेक है, चूप है, रखन है, मेक है और धौस है। ये सब क्या है? दांत के आभूषण हो जाते हैं। किससे संबंधित हो जाते हैं? दांतों के आभूषण होता है। लेकिन चूपा अगर पूछ लिया जाए तो चूपा किसका आभूषण हो जाता है? नाक का आभूषण हो जाता है। चूप नाक का है, चूपा आपका ये हो जाता है। दामना कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बारी भी किसका है? बारी भी आपका नाक का आभूषण हो जाता है। दामना आभूषण है तो आपके, जैसे दामना की बात करें तो हाथ की अंगुली का आभूषण है दामना, है ना। ये प्रश्न कई बार अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, तो हाथ की अंगुली का आभूषण है। लेकिन एक प्रश्न ये आता है कि दामनी क्या है? दामनी तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, दामनी कमेंट बॉक्स में बता दो। बोर्ड दो तो मातर पहले जो सबने ध्यान है, नटनियों की जो हवेली है ना, वो कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है। एक बार फिर से हवेली और छतरियां पूछी जा रही है। छतरियों का प्रश्न पूछा जाए, इस बार दुर्ग से ज्यादा किसके? छतरियों और हवेलियों के प्रश्न पूछे गए हैं। छतरियों के और हवेलियों के प्रश्न भी पूछे गए। तो आप स्थापत्य कला के अंदर ये प्रश्न जरूर याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? माइंड मैप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। लगभग 2.25 लाख बच्चे राजस्थान में, बहुत मतलब टॉप 5 के अंदर अपना टेलीग्राम चैनल है पूरे राजस्थान में, टॉप 5 के अंदर, और 1 साल पहले ही बना था, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। तो इतना प्यार तुम लोगों ने किया है कि बस अब क्या ही बताऊं, मैं बस 12 घंटे क्लास लेना चाहता हूं तुम्हारे लिए। नटनियों की जो हवेली है वो जयपुर के अंदर है। तो जयपुर के अंदर अन्य जो हवेलियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। जयपुर की हवेलियां एग्जाम में पूछ ली जाए, गुरुजी मजा आ जाए अगर एक बार तुम यहां पर बता दो, मजा आ जाए। तो लिख लीजिए जयपुर की हवेलियों के अंदर आपके पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है। एक तो हो गई आपकी पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली। एक बहुत इंपॉर्टेंट है धाबाई की हवेली, जो अधीनस्थ बोर्ड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये आपके सीटी 12th में पूछा जाएगा। धाबाई की हवेली, कौन सा प्रश्न है? धाबाई की हवेली कहां पर स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, ये भी जयपुर के अंदर स्थित है, धाबाई की हवेली है।
रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली कहाँ पर है? रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली भी आपके कहाँ है? जयपुर के अंदर। सर हमने किताब में पढ़ा ही नहीं ऐसी चीजें, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली, रत्न भट्ट पुंडरीक की हवेली, ये सारी हवेलियां कहाँ स्थित हो जाती है? सेठ साहूकारों के द्वारा बनाई जाती है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, धाबाई की हवेली, ये सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जयपुर के अंदर स्थित है। कौन आपका यहां पर बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है? देखो बीकानेर राज परिवार की, वैसे तो यहां पर इनको आराध्य देवी देनी चाहिए थी, बीकानेर राज परिवार हो या चाहे जोधपुर के राठौड़ हो, सभी राठौड़ों की कुल देवी एक ही है, नागणेची माता। लेकिन राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो अलग अलग चेंज हो जाती है। जैसे जोधपुर के राठौड़ों की चामुंडा माता है, बीकानेर के राठौड़ों की है तो करणी माता हो जाती है, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कुल देवी पूछा तो अपने को कुल देवी ही करना है। जो बीकानेर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया था। फिर बाद में ये प्रश्न पूछे गए, पिछली बार की शीट में पूछे थे, तो इस बार ट्रेंड थोड़ा सा वैसा का वैसा है, उसके बारे में कुछ नई नई चीजें पूछी जा रही। तो 1488 में दुर्ग की स्थापना है ना, नगर की स्थापना, वो सब चीजें तुम्हें याद रखना है ना। रिद्धिबाई इनके बचपन का नाम था, है ना, बचपन का नाम कई बार देवी देवताओं का पूछ लिया जाता है। रिद्धिबाई है, चूहों वाली देवी है, जिन्हें चूहों को क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। विशेष रूप से चारण जाति इनको बहुत ज्यादा मानती है, बाकी सभी माता तो सबका शाय करती है, सब मानते हैं, ये चीजें तुम्हें याद रहेगी। और मेन स्थान कहाँ हो गया? देशनों के अंदर माता जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने आपका बिजोलिया आंदोलन के अंदर नेतृत्व किया? मैं फिर से कह रहा हूं, 22 तारीख को पेपर आने दो अधीनस्थ बोर्ड का, CET 12th का। ऐसा कच्चा चिट्टा खोलूंगा कि वापस से जो तुम्हारे 150 प्रश्न आएंगे उसमें 100 के लगभग जो जीके के प्रश्न होंगे, जीके, करंट अफेयर्स, साइंस वगैरह सब मिला के, तो उसी दिन उसका ऑपरेशन करूंगा। अरे अगली पारी में ये पढ़ के चले जाना, तुम्हारे पेपर उसमें से बन जाएगा। नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे लगेगा कि यार सर ने जो ट्रेंड बताया वो सही है, और रिविजन का टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा तुम्हें, ठीक है ना। एक बार शेयर कर दो, सभी बच्चे शेयर कर दो। सीधा सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो तुम्हें नंबर कबाड़ो ना यार, 40% लेने। बाकी वनपाल वनरक्षक LDC वाले एग्जाम जो CET स्नातक 12th के थ्रू होंगे वो बाद में देंगे। तो निम्नलिखित में से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था, साधु सीताराम दास के कहने पर। किसके कहने पर? साधु सीताराम। इसी में से वापस क्वेश्चन बनेगा, नया देख लेना। साधु सीताराम, तुम्हें आता है सब कुछ चीजें? कौन कौन सी चीजें आती है कमेंट बॉक्स में बताओ सभी बच्चे। साधु सीताराम दास के कहने पर, बेटा कितनी पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए, PYQ देख लो तुरंत सिलेक्शन होए। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह जी पथिक आते 1916 के अंदर, है ना, 1916 के अंदर आपके आते। एकीकरण का दूसरा चरण शुरू होता है। वैसे एकीकरण के आपके टोटल 3 चरण थे, पहला, दूसरा और एकीकरण का तीसरा चरण। पहला चरण है 1897 से लेकर के कब तक चला था? 1897 से लेकर के 1916 तक चला था। नेतृत्व विहीन था, इस समय किसी ने नेतृत्व नहीं किया था। 1915 के लगभग, है ना, 1915 के लगभग ये था आपका नेक्स्ट सेकंड वाला। जब विजय सिंह पथिक आ गए तो 1916 से लेकर के 1925 तक चला था। बाद में विजय सिंह, हाँ 1923 तक, बाद में विजय सिंह पथिक चले गए थे, मनमुटाव हो गया था रामनारायण चौधरी वगैरह के साथ में। तो बाद में ये 1923 से लेकर के 1941 तक चला था। तो ये एकीकरण के कितने चरण थे? 3 चरण थे। इसमें एक प्रश्न और पूछा जाता है, तुम्हें पता है? तलवार बंदाई, हाँ 100 क्वेश्चन सही हो रहे टेस्ट में, शाबाश, गणितों की बात कही रहे। एक पूछा जाता है चौरी कर, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक आपका चौरी कर पूछ लिया जाता है, एक आपका तलवार बंदाई कर पूछ लिया जाता है। तलवार बंदाई और आपका एक चौरी कर पूछ लिया जाता है। तलवार और चौरी, चौरी है किसकी? भगवान कृष्ण की, है ना, ऐसे याद करो, कृष्ण सिंह के द्वारा ये टैक्स लगाया गया था 1903 के अंदर। 1903 के अंदर 1906 के अंदर पृथ्वी सिंह के द्वारा जो हाकिम हुआ करता था, वहां का जागीरदार हुआ करता था, ये लगाया गया था, मतलब तलवार बंदाई के, भाई जागीरदार के बच्चे के वो तलवार बंदी तो टैक्स वसूला जनता से। तलवार से पृथ्वी को जीता, चौरी किसकी? कृष्ण भगवान की। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाता है। तुलसा भील का भी प्रश्न आया था बीच में ना, तुलसा भील का एक नया प्रश्न पूछा गया था कि तुलसा भील किसका संदेश वाहक था? ये तुलसा भील है वो संदेश वाहक था विजय सिंह जी पथिक का। ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड ने अभी पूछा है, 1 महीने पहले, नए नए क्वेश्चन है वो। और 1917 के जो उपरमाल पंच बोर्ड है, मन्ना पटेल है, प्रताप समाचार प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, तुम्हारे CET 12th में पूछा जाएगा। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को देश भर के अंदर चर्चित कर दिया था विजय सिंह पथिक ने, गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर के।
और निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता, किलों से संबंधित एक प्रश्न सीईटी स्नातक की सेकंड पारी के अंदर पूछा गया है। एक बार शेयर कर दो सभी लाडले विद्यार्थियों के बीच में, ट्रेंड पता चल जाए, फिर तुम अपने लेवल से पढ़ते रहना। वैसे भी मेरा है ना दिमाग अभी रेस्ट हुई नहीं, पूरी 12-12 घंटे क्लास है, तो अभी मैं रोटेशन पकड़ रहा हूँ, फिर तुम्हारा क्लास है इतनी लूंगा कि तुम लोग कहोगे वाह गुरुजी मजा आ गया, पूरा रिवीजन हो गया। तब तक तुम अपने नोट्स पढ़ते रहना। निम्नलिखित में से, अब तब तक तो क्या तुम कब से पढ़ रहे हो, दो 3 महीने से पढ़ रहे हो? कमेंट बॉक्स में बताओ तुम लोग क्या अभी भी नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए हो, पढ़ चुके हो ना? हाँ, तो अब मेरी जरूरत है तुम्हें सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के आपका ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि अगर मुझे राजस्थान में किसी भी जागीर की पेशकश की जाए तो मैं सबसे पहले इस किले को चुनूंगा, मुझे जागीर के रूप में यही किला चाहिए, यही किला चाहिए। तो भैंसरोडगढ़ का किला चाहिए कर्नल जेम्स टॉड को, तो है ना, मैंने तो कहीं चाहे भैंसरोडगढ़ को किलो चाहे। और भैंसरोडगढ़ के किले को कहते हैं चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे, है ना, चंबल और बामणी नदी के किनारे, चंबल प्लस आप कहेंगे बामणी नदी के किनारे एक जल दुर्ग हो जाता है। और यहां देखिएगा, इस दुर्ग की हम बात करें तो इसका निर्माण है, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अगला प्रश्न ये पूछ लेवे कि राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा गया है? तो राजस्थान का वेल्लोर इसी किले को कहा गया है। भैंसा शाह और रोड़ा शाह नामक व्यापारी हुआ करते थे, तो भैंसा शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? भैंसा शाह के द्वारा इसका क्या किया गया था बेटा? निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का वेल्लोर, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इस क्लास के अंदर मेरा डिस्कस करने का मेन मकसद ये है कि अधीनस्थ बोर्ड जो प्रश्न पूछ रहा है, तुम्हें अपनी तैयारी सब्जेक्ट वाइज इतनी स्ट्रांग कर देनी है कि सीईटी 12 में तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो। और हर एक बच्चे का, मैं चाहता हूं इस सीईटी स्नातक के अंदर लगभग 4 से 5 लाख बच्चों का 40% निकलेगा, इतना मेरा विश्वास है। और इसमें 18 लाख फॉर्म भरे गए, तो इसमें 5 लाख से ज्यादा बच्चों का निकलेगा। बाकी वाले बच्चे क्या, अब बाकी वाले पढ़ने नहीं आए, मैं क्या करूं? ठीक है, बाकी वाले पढ़ने नहीं, वैसे सो रही है वहां भरोसे भैंस है, पाडो लिया हुआ और कहीं करा पढ़े जगह तू हमेशा सुखी सुख है, जो को पढ़े बिना सुखी सुख है। नाहरगढ़ का किला जो जयपुर में स्थित है, एक जैसे 9 महल, ये भी अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न देता भाई, लिख लो एक बार, शेयर कर दो सभी बच्चे। एक जैसे 9 महल, अब एक जैसे 9 महल वाला फेवरेट क्वेश्चन है। एक जैसे 9 महल है वो माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 मित्रियों के लिए, फ्रेंड्स के लिए बनाए गए थे। वो मित्रियां महिला थी। एक जैसे 9 महल माधो सिंह सेकंड के द्वारा, किसके द्वारा? माधो सिंह सेकंड। और माधो सिंह सेकंड को कहते हैं बेटा जयपुर का बब्बर शेर, इनको कहते हैं। विदेश यात्रा जिन्होंने की थी, 2 कलश लेकर के गया था राजा, है ना, तो कई सारे गंगोज कलश इनके संबंध में याद रखो। और तारागढ़ को 2 है, एक तो अजमेर वाला, उसे गढ़ बीठली बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? गढ़ बीठली। ये प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जामिनर थोड़ा सा पूछने का, हालांकि नए बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि इन चीजों को याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैसे इस बार है वो सीईटी स्नातक के अंदर 33 क्वेश्चन ही पूछे गए, और मेरा मकसद है कि तुम्हें एक एक चीज का ऑपरेशन करके बताऊं कि ऐसा ट्रेंड चल रहा है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा हिस्ट्री कल्चर के अंदर, तो सावधान हो जाओ बस। इससे ज्यादा इस क्लास को मैं चाहता तो आधे 20 मिनट में टिक लगा के खत्म कर देता, लेकिन ट्रेंड अगर पता करना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? भाषा है वो, एक प्रश्न भाषा का पूछ लिया जाए, वागड़ी आपसे पूछ लिया जाए। इस बार अगर पूछ लिया जाए कि आपके अलवर, भरतपुर जो नए जिले जो डीग वगैरह हो गए, इन जिलों के अंदर आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी मेवाती बोली जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जो 4 जिले हैं वो आपके जो हड़ौती वाले हैं, कोटा हो गया, बारां हो गया, बूंदी हो गया और आपका झालावाड़ हो गया, इन जिलों के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सीधी सी बात है शेखावाटी है तो आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू हो गया। बांगड़ी कहे तो आपके नागौर भी साथ में, को वागड़ हो गया, वो वागड़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, लेकिन बांगड़ी जो है आपकी, या बांगड़ जो इलाका है वो आपका इन शेखावाटी के साथ नागौर को मिला दे तो हो जाता है, ठीक है। ओके, अब्राहम ग्रेशन ने बिल्ली कहा था इसको, ठीक है बेटा रेखा, शाबाश। अगला, कालबेलिया जो डांस है ना, कालबेलिया डांस, एक प्रश्न आपके लोक नृत्यों में से पूछा जाएगा, और प्रश्न ऐसा है कि कालबेलिया नृत्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कौन से साल शामिल किया गया था? नए बच्चे उनको डरना नहीं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, 2010 के अंदर है, लेकिन इसके कलाकार का प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। और कलाकार होते हैं कालबेलिया नृत्यांगनाएं। कालबेलिया नृत्यांगना, कालबेलिया जाति जो, कमेंट बॉक्स में तुम मुझे बता दो कालबेलिया जनजाति के डांस कौन से हैं, याद है तुम्हें? चलो मैं कमेंट बॉक्स देखता हूं मेरे सभी बच्चों के, कमेंट बॉक्स बताओ रे कालबेलियों के नृत्य कौन कौन से। जैसे कलाकारों की बात करें तो कंचन है, कमली है, राजकी है। कंचन हो गई, कमली नाचे, कालियो कूद पड़ियो मेड़ा में, साइकिल पंचर कर लायो, अर
तालियों को, है ना, ऐसे गाते हैं ना, हालांकि मेरे को गाना नहीं आता है, तुम लोग हंसोगे फिर फालतू में। कंचन है, कमली है, राज की। अभी एक चर्चा में थी 2024 के अंदर, सेनु सपेरा। सेनु सपेरा, ये मैं वेट कर रहा हूं कि कब तुम अधीनस्थ बोर्ड के तुम आंखें खोलो और कब हम इस क्वेश्चन को फायर करें। तो ये फ्रांस के अंदर जो फेस्टिवल आयोजित हुआ है उसमें इन्होंने प्रस्तुति दी थी फ्रांस के अंदर। तो सेनु सपेरा जो पड़े गांव फड़ौदी की है, ये भी याद रखना। ये कंचन, कमली, राज की याद रखना। एक गुलाबों का नाम भी याद रखना ना, गुलाबों तो सबसे फेवरेट। अच्छा, गुलाबों के साथ साथ बात है 4 नृत्य है, हाँ, बाईपास, आवाज, पणियारी, इंडोनी, शंकरिया, बागड़िया, बहुत बढ़िया। बागड़िया, बागड़िया हो गया, शंकरिया हो गया, इंडोनी हो गया, और ये कौन सा हो गया, बागड़िया हो गया, शंकरिया हो गया, बाई पास, पास है पणिहारी, तो ये हो गया पणिहारी। तो बाईपास, हाँ वो थोड़ा सा माइक ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब प्रॉपर है। अब एक बार शेयर कर दो आवाज। जंतर मंतर कब की थी आवाज? पीछे, हाँ पीछे वाला याद था, पीछे वाला ये देख लो, एक कालबेलिया डांस का करवाया था। ये ट्रेंड है एग्जाम का, अभी वाला ट्रेंड तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली के अंदर बनाई थी। सबसे पहले दिल्ली के अंदर निर्माण किसने करवाई थी भाई? देखो जयपुर का सवाई जय सिंह के द्वारा ना, जयपुर का राजा सवाई जय सिंह, जिसको उपाधि है वो सवाई की किसने दी थी? औरंगजेब ने। ये सवाई जय सिंह मतलब सवाई को जय सिंह कौन सा हो गया? सेकंड वार। इसका शासनकाल कौन सा है? 1700 ईस्वी से लेकर के 1743 तक ये जयपुर का राजा रहा था। इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। इन 5 वेधशालाओं के अंदर तो एक तो दिल्ली में बनाई गई थी, दिल्ली वाली है वो सबसे पहली वेधशाला है ना, फर्स्ट वेधशाला। एक आपके जयपुर के अंदर बनाई गई थी। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? दिल्ली और जयपुर हो गया, सी आंसर। ये सबसे बड़ी है ना, जयपुर वाली कौन सी है? सबसे बड़ी हो गई। अब इसके अलावा 3 और है ना, उनके नाम लिख लो। उज्जैन, मथुरा, बनारस। उज्जैन, मथुरा, बनारस। एक तो आपका उज्जैन हो गया एमपी, और मथुरा हो गया यूपी, और बनारस हो गया आपका यूपी। तो 2 यूपी के अंदर, एक दिल्ली के अंदर, एक राजस्थान के अंदर, ठीक है। 2 यूपी, एक एमपी, एक राजस्थान, एक दिल्ली, हो गया। ओके ओके ओके, थैंक यू सीटी स्नातक में बहुत मजा आया। अब सीटी 12th में भी मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, तो ये आंसर आपको यहां पर सही करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर नगर बसाया था, इन्हीं के द्वारा हम बात करें तो जयपुर नगर बसाया गया था 1727 के अंदर। हाँ, जयपुर नगर का बसाया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों को देखो, सभ्यता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए और वो कथन में पूछा जाएगा। देखो पहली पारी के अंदर जो सभ्यता का प्रश्न आया था वो सीधा सीधा पूछा था कि बालातल की सभ्यता कौन से जिले में है। लेकिन ये तीसरी पारी 28 तारीख सुबह वाली पारी लेवल थोड़ा कठिन दे दिया। अब कठिन भले ही दिया, लेकिन तुम्हारा नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे। हालांकि पहली पारी वालों के नंबर इतने भी कम नहीं होंगे, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इनके 5-7 नंबर बढ़ सकते हैं। कि बैराट है वो आपके राजस्थान जिले में स्थित है, सॉरी जयपुर जिले में स्थित है। ये विभिन्न युगों के दौरान बहुत ही विकसित स्थान रहा है, और ये महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं यहां से। देखो यहां पर महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी हुआ करता था, और सम्राट अशोक के काल की शिला पट्टिकाएं। यानी महाभारत के साथ साथ यहां पर मौर्यों के अवशेष भी मिलते हैं, मौर्य, महाभारत, और इसके साथ साथ एक जो आपके बौद्धों के अवशेष है ना, बौद्ध धर्म के अवशेष,
ये सब के सब बैराट की सभ्यता से मिलते हैं। दोनों ही कथन यहां पर क्या है, सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। हालांकि प्रश्न पूछने के तरीके से तीसरी शिफ्ट के अंदर मैं इसे कह सकता हूं कि ये थोड़ा सा कठिन है। आपसे पढ़ा भूपेंद्र कह रहा है, और 90% सही हो रहे हैं सीट स्नातक के अंदर। धन्यवाद बेटा। ओके 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 ओके, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को याद रखिएगा। कैप्टन बर्ट ने यहां पर भाबरू शिलालेख को खोजा था। सबसे पहले हम बात करें तो वर्तमान में ये आपके कोटपुतली बहरोड जिले में, लेकिन कोटपुतली बहरोड तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। यहाँ जैसे कैप्टन बर्ट के द्वारा कैप्टन बर्ट के द्वारा सबसे पहले 1837 के अंदर यहाँ पर भाबरू शिलालेख की खोज भी की गई थी, ये भी याद रखो। और 3 अवशेष यहां पर प्राप्त किया हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैराट की सभ्यता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी के किनारे पूछ लिया जाए तो यहां पर है